हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियामान को अपने डैड के साथ सीड्स को सुखाते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली अब ये सूख चुके हैं। जियामान भी अपने डैड का बेटा बनकर उनके साथ काम कर रही होती है, क्योंकि फार्मिंग करना उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। दूसरी तरफ लिनजियान को दिखाया गया, जो कि बेचारा इस गाँव में फंस ही गया है। वो यहाँ सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके पास जिंगवान पहुँच आई। इसे देखकर वो बोला कि जियामान घर पर नहीं है, वो सारी फैमिली बीज सुखाने के लिए गए हुए हैं। लेकिन जिंगवान कहती है कि मैं यहाँ उससे नहीं बल्कि आपसे मिलने आई हूँ। मैंने नोटिस किया कि शायद आपको डस्ट से एलर्जी है। ये मेरे पास कुछ फालतू के एयर प्यूरिफायर्स पड़े हुए थे, तो सोचा ये आपको दे दूं। इसके साथ आप विलेज में लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लिनजियान को उस लड़की पर कुछ ज्यादा भरोसा तो नहीं था। खैर वो उसके हाथ से लेते हुए शुक्रिया कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जिंगवान ने लिनजियान को एक कॉन्फ्रेंस में देखा था, तो उसे पता चला कि ये कितनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो इस गांव में भी प्लानिंग के साथ आई है। वो सोच रही थी कि अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरे तो सारे सपने ही पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया कि हर तरफ घने बादल आ गए थे और तेज बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ लिनजियान उन लोगों के बारे में परेशान हो रहा था कि वो सब ठीक तो होंगे ना, वो तो सिर्फ बीज सुखाने के लिए गए थे, क्या मुझे उनके पास जाकर देखना चाहिए। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इससे मेरा क्या लेना देना, ये तो उन लोगों का काम है ना। दूसरी तरफ जियामान और उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, क्योंकि ये आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तीनों मिलकर काफी कोशिश करते हैं बीच को गीला होने से बचाने की और इन सामान को समेटने की, लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं था। कभी जियामान गिर पड़ रही थी तो कभी डैड। एक दूसरे की हेल्प करने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियामान काफी वरीड बैठी थी। लेकिन उस वक्त खेतों में क्या हुआ ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। जब ये लोग वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे और कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, तब वहाँ लिनजियान पहुँचा, जो कि फौरन से जाकर जियामान की हेल्प करने लगा। बेचारे ने तो शायद ऐसे काम पहले कभी किए भी ना हो। बीच को अच्छे से कवर कर लेने के बाद जियामान उसे आवाज दे रही थी कि लिनजियान प्लीज डैड को जाकर देखो, उन्हें क्या हो गया है। डैड को स्लिप हो जाने की वजह से इंजरीज आ गई थी और लिनजियान फौरन से उनको अपने बैग पर उठाकर हॉस्पिटल ले आए। प्रेजेंट में जियामान सैड बैठी हुई थी, उसे बहुत ठंड भी लग रही होती है। दूसरी तरफ से लिनजियान भी उसके पास पहुंच आया, जो कि बेचारा खुद भी सारा गीला था और काफी थक भी चुका है, क्योंकि इतने मुश्किल टाइम में उसे डैड को उठाकर हॉस्पिटल लाना पड़ा। जियामान के पूछने पर उसे तसल्ली देने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है, बस छोटी मोटी सी इंजरीज आई है, जिसके लिए डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटलाइज कर लिया है। जियामान की हालत तो खुद भी ठीक नहीं लग रही है। उसने इससे शुक्रिया कहा और फिर उसे पता तक नहीं चला कि कब इसके कंधे पर जा गिरी। लिनजियान भी उसे ऐसे देखकर उसके लिए परेशान हो गया कि अचानक से अब इसे क्या हो गया है। वो इसे हाथ लगाकर देखना चाह रहा था, पर इसने देखा कि इसके हाथ तो सारे गंदे हो चुके थे। सोचने पर इसे याद आया कि क्यों ना मैं इसका टेम्परेचर चेक कर लूं। फिर वो उसके साथ अपना फोरहेड लगाकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगा। यहाँ वो जियामान के काफी ज्यादा करीब आ गया था, लेकिन उसे टच करने पर कहने लगा कि तुम तो बुखार से तप रही हो। फिर फौरन से उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगा ताकि उसे जल्दी से रेस्क्यू कर ले। नेक्स्ट सीन में वो उसे घर ले आया था और उसके पास बैठा उसका ख्याल रखता रहा। जब जियामान को होश आया तो वो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगी। लिनजियान ने उसे उठने से पहले ही लेटे रहने के लिए कहा कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे डैड भी बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हें ही हल्का सा बुखार हो गया था। ये मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन बना ली है, तुम जल्दी जल्दी से इसे फिनिश कर लो, फिर बेटर फील करोगी। जियामान तो इसे एक लम्हे के लिए देखती ही रह गई। सोच रही थी कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने इसे समझा था। फिर वो उसके हाथ से मेडिसिन लेकर उस पर एक घूंट करती है। पूछने लगी कि क्या तुमने इसमें चीनी मिलाई है, तो वो बोला कि हाँ, ये दवा थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीनी मिला दूं। आफ्टर दैट इसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो खेतों में पहुँच आया था ताकि वो इन लोगों का हाथ बटा सके। वो जब यहाँ पर काम कर रहा था तभी बाय चांस इसे वेनमू ने देख लिया, जो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज इसे क्या हो गया है जो यहाँ पर काम करने को पहुँच आया। उसके पास जाकर पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं किसी के लिए कब्र तो नहीं खोद रहे। वो बोला कि मैं फार्मिंग में हेल्प कर रहा हूँ। अब जब वो एक अच्छा काम करना चाह रहा था तो वेनमू भी इतना बुरा नहीं था, कहने लगा कि अच्छा अच्छा बस करो, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, फिर तुम बिल्कुल वैसा ही करना। जिसके बाद वो उसके हाथ से वो टूल ले लेता है और फिर इसे सिखाने लगा कि ये देखो, एक पाँव इस तरह रखना, इस टूल को इस तरह से यूज करना। पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम बहुत ही आसान है। वैसे आज तुम
तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ज़ियाओमान कहाँ पर है। लिनजियान ने बताया कि अंकल को चोट लग गई थी और ज़ियाओमान को बुखार है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों का हाथ बटा लूं, वैसे भी मैं इनके घर में फ्री में रह रहा हूँ। वेनमू तो अचानक से सुनकर शॉक्ड हो गया कि क्या अंकल को चोट लग गई है और ज़ियाओमान को बुखार हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फौरन से टूल को गिराकर उसके घर भागने लगा और जाते जाते इससे कहता है कि आराम से अपना काम करना, कोई मेस क्रिएट मत करना, जबकि वो बेचारा दोबारा से टूल को उठाकर अपना काम करने लगा। यहाँ वेनमू ज़ियाओमान के घर पहुँचाया, बाहर से ही उससे आवाजें दे रहा था। फौरन से उसके रूम में जाकर पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। ज़ियाओमान उसे रिलैक्स करते हुए बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा बुखार हो गया था और डैड भी कल आंधी में स्लिप हो गए थे, लेकिन अब वो भी बहुत बेटर है। वेनमू भी अब रिलैक्स हो गया था। वो पूछता है कि लिनजियान का बताओ, वो तो अक्सर डस्ट से दूर भागता रहता है, लेकिन आज वो खेतों में काम करने के लिए पहुंच गया। ज़ियाओमान को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो फौरन से उसके पास जाना चाह रही थी, मगर वेनमू बोला कि तुम आराम करो, मैंने उसे सिखा दिया है, वो अच्छे से ही कर रहा होगा। मैं तुम्हें पानी दे देता हूँ। बोतल कहाँ पर पड़ी है, तुम्हारे रूम में तो नहीं। ज़ियाओमान बोली कि शायद लिनजियान के रूम में होगी, तुम प्लीज वहाँ से ला दो। वेनमू जब लिनजियान के रूम में पानी की बोतल लेने के लिए जाता है तो अचानक से उसकी नजर उस कॉटन पर पड़ी, जिसके पास जाकर वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये तो उसी एयर प्यूरिफायर का कॉटन है ना, जो मैंने जिंगवान को दिया था, पर ये यहाँ लिनजियान के रूम में क्या कर रहा है। दूसरी तरफ लिनजियान को दिखाया गया, जो अभी भी खेतों में काम कर रहा होता है। खुद से ही कहने लगा कि ओ गॉड, ये फार्मिंग करना कितना मुश्किल काम है, आखिर इससे मेरी जान कब छूटेगी। दूसरी तरफ उसके पास जिंगवान पहुँच आई, जो कि काफी तैयार थी। कहने लगी कि आप काफी थके हुए लग रहे हो, अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जबकि वो इसे देखते हुए बोला कि जिस तरह से तुम ड्रेसअप होके आई हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर पाओगी। धीमी आवाज से कहता है कि पता नहीं अब ये लड़की और कौन सा नया ट्रिक लड़ाने के लिए पहुँच आई। वो बोली कि मैं जानती हूँ मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ना। तो ये कहने लगा कि ठीक है, तुम वहाँ से देखकर बताओ कि मैंने सीधी लाइन खींची है या नहीं। दूसरी तरफ यहाँ वेनमू चुपके से खड़ा देख रहा था, क्योंकि ज़ियाओमान बेवकूफ हो सकती है पर ये इतना भी बेवकूफ नहीं था, थोड़ा ही सही, लेकिन उसे समझ आने लगा। उधर जिंगवान देखकर कहने लगी कि अरे वाह, आपने तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसा इंसान बहुत जल्दी ही ये सीख जाएगा। वो बोला कि क्या मतलब, तुम मुझे जानती हो क्या। लेकिन इसने भी फौरन से बात बदल दी कि नहीं मैं आपको नहीं जानती। अब वेनमू तो वहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ एक बग देखकर जिंगवान डरने की एक्टिंग करने लगी और शायद लिनजियान भी समझ चुका था। वो कहने लगा कि माफ करना, मुझे तो खुद भी बग से डर लगता है, तुम किसी और को ही अपनी मदद के लिए बुला लो। फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। दिल ही दिल में कहने लगा कि इसे तो देखो, इन्हीं चीजों के साथ पली बड़ी है और अभी भी इसे डर लग रहा है। जिंगवान भी सिर्फ डरने की एक्टिंग कर रही थी। लात मारकर उस बग को दूर फेंक दिया। वापस आते हुए सोच रही थी कि मुझे कुछ अच्छा प्लान सोचना होगा, क्योंकि इतनी आसानी से ये लड़का हाथ नहीं आने वाला। यहाँ अचानक से उसके सामने वेनमू जंप कर देता है उसे डराने के लिए। फिर बातों ही बातों में पूछने लगा कि मैंने जो तुम्हें कॉटन दिया था वो मैंने लिनजियान के रूम में देखा, क्या ये वही कॉटन था। जिंगवान भी बात बदलते हुए कह रही थी कि अच्छा वो कॉटन, वो तो मैंने ज़ियाओमान को दिया था, पर लिनजियान के रूम में क्या कर रहा है। बेचारा वेनमू एक बार फिर से बेवकूफ बन गया कि अच्छा मैं समझ गया हूँ, यकीनन ज़ियाओमान ने ही उसे दिया होगा। लेकिन एक बात बताऊँ, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लिनजियान ज़ियाओमान का फियोंसी है, तो अगर तुम दोनों को लोग साथ में देखेंगे तो यकीनन लोग बातें करेंगे। जिंगवान भी इसे अपना असल चेहरा थोड़ी ना दिखाना चाहती थी। कहने लगी कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो बस उसे देखना चाह रही थी कि वो ज़ियाओमान के लिए अच्छा लड़का है भी या नहीं। जिंगवान बोला कि सच बताऊं तो पहले मुझे भी उस पर बहुत शक था, लेकिन अब वो मुझे काफी अच्छा लड़का लगने लगा है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ लिनजियान बात ले रहा था। दूसरी तरफ ज़ियाओमान भी इसी वॉशरूम में इंटर हो जाती है, क्योंकि वॉशरूम एक था तो क्या किया जा सकता है। लिनजियान अपना हाथ बाहर निकालकर टॉवल लेना चाह रहा था, जबकि ज़ियाओमान भी वही टॉवल लेने लगी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अंदर वॉशरूम में लिनजियान है। अचानक से दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और जब उसने लिनजियान को कपड़ों के बगैर देखा तो यहाँ उसके मुंह से एक जोरों की चीख निकली। वो फौरन से अपनी आंखें भी छुपा लेती है। बेचारा लिनजियान भी काफी एम्बैरस हो गया था। जल्दी से खुद पर टॉवल बांधकर वो बाहर आ जाता है उसे काम डाउन करने के लिए। ज़ियाओमान के होश तो अभी तक उड़े हुए थे। वो पानी में स्लिप होकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन लिनजियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच दिया। जाने अनजाने में वो उसे किस कर देता है, जहाँ वो उसे काम डाउन करना चाह रहा था, यहाँ तो उसने इसकी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज कर दी। अब तो दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ज़ियाओमान फौरन वहाँ से भाग निकली, जबकि इधर लिनजियान सोच रहा था कि मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज
तेज क्यों हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इससे प्यार हो गया हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।